क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? क्या इजराइल अब ईरान के खिलाफ अकेले सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक कोशिशें किसी समझौते तक पहुंचेंगी या फिर एक नया संघर्ष शुरू होने वाला है? और क्या स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर जारी तनाव पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर नया संकट खड़ा कर सकता है? मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। दुनिया भर से आने वाली अहम, ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के साथ आज हाजिर हैं आपके साथ में। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक प्रयासों, स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर नई गतिविधि और मध्य पूर्व में बदलते हालात की पूरी तस्वीर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को ऐसा बयान दिया जिसने पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। नेतन्याहू ने संकेत दे दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के खिलाफ एक तरफा सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी रहने की खबरें सामने आ रही हैं। नेतन्याहू ने दावा ये किया है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कही है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इजराइल किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका को इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी बताया है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया है कि अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजराइल आवश्यक समझे जाने वाले सभी कदम उठाने के लिए तैयार है। ये नेतन्याहू का बयान है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि इस सामग्री में उपलब्ध नहीं है। इसी बीच कूटनीतिक मोर्चों पर एक अलग तस्वीर भी सामने आई है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास उन्नत चरण में पहुंच चुके हैं। उनके अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मसौदा प्रस्तावों का आदान प्रदान कर रहे हैं और सभी पक्ष किसी कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में सैन्य तनाव और बातचीत दोनों समानांतर रूप से चल रहे हैं। यदि वार्ता आगे बढ़ती है तो इससे पूरे क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि बातचीत विफल होती है तो हालात फिर से बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि भी बेहद महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस संघर्ष में 3000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जवाब में ईरान ने उन क्षेत्रीय देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद बताए गए थे। बाद में जून में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता के जरिए वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए और स्थायी समझौते की दिशा में बातचीत शुरू हुई। हालांकि बाद में स्टेट ऑफ हार्मोज में समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर मतभेद उभर कर आए हैं, जिससे बातचीत की रफ्तार धीमी पड़ गई। इसके बाद जुलाई में अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों और ईरान की ओर से जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाए जाने के दावों के साथ तनाव एक बार फिर बढ़ गया। इन दावों को संबंधित पक्षों के दावे के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम ने कहा है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अपनी समुद्री नाकेबंदी लागू रखे हुए है। सेंटिकॉम के अनुसार 5 अगस्त तक उसकी सेनाओं ने 48 वाणिज्यिक जहाज़ों का मार्ग बदला, 2 जहाज़ों को निष्कर्ष किया और 2 पर छोड़कर कार्रवाई भी की है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में प्रस्तावित नौवहन गलियारे पर संयुक्त बयान अंतिम चरण में है, बशर्ते कोई बाहरी पक्ष इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करे। बागई ने यह भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में पैदा हुई स्थिति अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों का एक परिणाम है। वहीं अमेरिकी पक्ष अपनी समुद्री गतिविधियों को सुरक्षा और नाकेबंदी लागू करने की कार्रवाई बता रहा है। इस प्रकार दोनों पक्षों के दावे एक दूसरे से अलग हैं और इस सामग्री में उनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं इस घटनाक्रम की जिसने पूरे अरब और मुस्लिम जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में बुधवार को कई अरब और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यरूशलेम और वहां मौजूद इस्लामी तथा ईसाई पवित्र स्थलों की स्थिति पर साझा रूप तैयार करना था। जॉर्डन के सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस बैठक में यरूशलेम से जुड़े अरब
मंत्री स्तरीय समिति के सदस्य अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत और तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया तथा मलेशिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी प्रतिनिधियों ने यरूशलेम की मौजूदा स्थिति और वहां हो रहे घटनाक्रम पर चर्चा की तथा एक साझा कूटनीतिक रुख अपनाने की भी कोशिश की है। बैठक की शुरुआत करते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने कहा कि यरूशलेम इस समय गंभीर खतरे का सामना कर रहा है और शहर के इस्लामी तथा ईसाई पवित्र स्थल अभूतपूर्व दबाव में है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि ये इजराइल पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों के विस्तार, जमीन के अधिग्रहण, फिलिस्तीनियों पर प्रतिबंध और शहर को अन्य फिलिस्तीनी इलाकों से अलग थलग करने जैसी नीतियों के जरिए शहर की पहचान बदलने की कोशिश कर रहा है। सफादी ने यह भी आरोप लगाया है कि अल अक्सा मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा मुसलमानों और ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। ये जॉर्डन का आधिकारिक आरोप है और इस सामग्री में इजरायली पक्ष की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्दुल आती ने भी यरूशलेम के अरब, इस्लामी और ईसाई पहचान में किसी भी बदलाव का विरोध किया है। उन्होंने जॉर्डन की हाशमी संरक्षणकर्ता के प्रति समर्थन दोहराया और कहा कि बस्तियों का विस्तार तथा सेटलर्स की हिंसा दो राष्ट्र समाधान को कमजोर कर रही है। साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी और पश्चिमी तट से फिलिस्तीनियों के किसी भी संभावित विस्थापन को अस्वीकार किया है। दूसरी ओर सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उठाए गए एक तरफा कदमों और पवित्र स्थलों की स्थिति बदलने के प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोहराया कि पूर्वी यरूशलेम भविष्य के फिलिस्तीनी देश की राजधानी होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यवहारिक कदम उठाने की अपील की है। अल्जीरिया, टूनीशिया, पाकिस्तान और इराक ने भी अपने अपने बयान दिए हैं। अल्जीरिया के विदेश मंत्री अहमद अताफ ने आरोप लगाया है कि यरूशलेम की ऐतिहासिक पहचान को बदलने की कोशिश की जा रही है और इसके विरुद्ध संयुक्त अरब तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है। टूनीशिया ने कहा है कि यरूशलेम की पहचान और उसके पवित्र स्थलों की रक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में चरमपंथी इजरायली सेटलर्स के प्रवेश पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और व्यापक संघर्ष भड़कने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने अरब और मुस्लिम देशों से एकजुट होकर कूटनीतिक प्रयास तेज करने की अपील की है। वहीं इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने भी यरूशलेम में जारी घटनाओं पर चिंता जताते हुए शहर की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। ये सभी संबंधित देशों के आधिकारिक बयान हैं। अब रुख करते हैं जर्मनी की ओर, जहां एक संभावित औद्योगिक फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मनी की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन अपने ओस्नाब्रुक संयंत्र के भविष्य पर विचार कर रही है। खबरों में दावा ये किया गया है कि कंपनी इसराइल के सरकारी रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा कर रही है, जिसके तहत वर्ष 2027 के बाद इस संयंत्र में आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली से जुड़े कुछ उपकरणों के पुर्जे बनाए जा सकते हैं। हालांकि वॉक्सवैगन ने किसी अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि संयंत्र के भविष्य को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसी बीच स्थानीय शांति संगठनों ने इस प्रस्तावित योजना का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कार निर्माण करने वाले कारखानों के हथियार से जुड़ी उत्पादन इकाई में बदलना शांति और कूटनीति की भावना के विपरीत होगा। दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। अब बात करते हैं रेड सी में हुए उस घटनाक्रम की जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। यमन के पश्चिमी तट के पास एक भारतीय जहाज पर विस्फोटकों से लदी एक नाव द्वारा हमला किए जाने की खबर सामने आई है। यमन के सरकारी समर्थित नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस ने बताया कि फैज़ नूर ओलिया नाम का यह जहाज अल हुदैदा से लगभग 13 समुद्री मील दक्षिण में रेड सी से गुजर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ और बाद में वे समुद्र में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें 13 भारतीय नागरिक हैं और एक यमनी नागरिक भी इसमें शामिल था। बचाव अभियान यमन की नौसेना और तटरक्षक बल ने संयुक्त रूप से चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर आवश्यक मेडिकल सहायता भी उपलब्ध कराई गई। रिपोर्ट्स में ये नहीं बताया गया कि हमला किस समूह ने किया है और घटना की जिम्मेदारी भी
समाचार लिखे जाने तक किसी संगठन ने नहीं ली थी। इस घटना ने एक बार फिर रेड सी और बा अल मंदब जल जो समुद्र का इलाका है उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिया है। बाब अल मंदब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जो रेड सी को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसी रास्ते से हर वर्ष भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। अल हुदैदा का इलाका, जिसके निकट यह हमला हुआ है, हूती नियंत्रण वाले क्षेत्र के पास स्थित है और लंबे समय से क्षेत्रीय तनाव का केंद्र बना हुआ है। पिछले महीने व्यावसायिक जहाज़ों पर हमलों में बढ़ोतरी के बाद समुद्री कंपनियां पहले ही अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपना रही थीं और अब इस नई घटना ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग की चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 20 जुलाई को हूती समूह ने सऊदी अरब के खिलाफ तथाकथित नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा की थी। इसके जवाब में सऊदी अरब ने चेतावनी दी थी कि यदि उसके जहाज़ों या समुद्री हितों को निशाना बनाया गया तो वह कड़ा जवाब देगा। ऐसे माहौल में भारतीय जहाज़ पर हुआ यह हमला उस पूरे क्षेत्र के अस्थिर सुरक्षा स्थिति को भी उजागर करता है। हालांकि इस विशेष घटना के पीछे किसका हाथ था, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है और न ही किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी अभी तक ली है। इसलिए इस मामले में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी।